स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। मैं त्रिलोकी कुमार आपके लेकर आए हूँ एक और नया सेशन, जिसमें हम डिस्कशन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज की। तो हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीरीज में पिछले सेशन में हमने कुछ क्वेश्चनों को डिस्कशन किया था। आज उसके नेक्स्ट क्वेश्चनों को हम लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन रहेंगे। जो अभी हम क्वेश्चन करा रहे हैं ये आज के क्वेश्चन टेक्निकल में आपका बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट के रिलेटेड होंगे। जो क्वेश्चन जो हम करा रहे हैं वो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी और डीसी सर्किट से रिलेटेड होंगे। इस क्वेश्चन के 3-4 पार्ट हो सकते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए इन क्वेश्चन को, इस सेशन को देखना ना भूलिए। तो आइए शुरुआत करते हैं आपके इस नए सेशन की। तो आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। पहला क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलित होगा जब, यानी व्हीटस्टोन की हमारी यहाँ पर 3 भुजा दे रखी हैं। पहली भुजा में क्या है, P बराबर दे रखा है। ये व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारे पास, कैसा, ऐसा। व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसकी भुजा दे रखी है हमारी P बराबर 100 ओम, P बराबर 100 ओम, Q बराबर 1 किलो ओम और S बराबर 120 ओम। S बराबर 120 ओम। ये है R। तो ये अज्ञात है, ये अज्ञात है, इसका मान हमें निकालना है। और जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ये है बैलेंस कंडीशन में। कैसी कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन में। तो बैलेंस कंडीशन में क्या होता है, व्हीटस्टोन की आमने सामने वाली जो भुजाएं होती हैं उनका हो जाता है मल्टीप्लाई, बराबर होता है P इंटू R इजिकल टू S इंटू Q, S इंटू Q। तो P बराबर कितना हमारा 100 ओम, P बराबर कितना 100 ओम। R बराबर हमें निकालना है क्योंकि ये अननोन रेजिस्टेंस है। S बराबर 120 ओम और Q बराबर है 1 ओम, 1 किलो ओम। तो किलो ओम को हम कन्वर्ट कर लेंगे ओम में, 120 इंटू 1000 ओम। तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर हो जाएगा 120 इंटू 1000 अपॉन 100। 1 0 से कट गए तो ये हो गया 1200 ओम। तो आपका जो अननोन रेजिस्टेंस है उसका आंसर होगा 1200 ओम। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। लेकिन इसमें सभी रेजिस्टेंस जो है किलो ओम में है, तो इसको हम किलो में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, 1200 में 1000 का डिवाइड करके, यानी 1.2, 3 0 है तो 3 का पॉइंट आया 1.2 किलो ओम। कितना आया, R बराबर हो जाएगा 1.2 किलो ओम। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, आंसर आपका सही होगा। बी ऑप्शन आपका 1.2 किलो ओम इज राइट आंसर। तो आपकी समझ में आया होगा, जब व्हीटस्टोन बैलेंस होता है, व्हीटस्टोन बैलेंस होता है तो उसके आमने सामने वाली जो भुजाओं का गुणनफल आपस में बराबर होता है, आपस में बराबर होता है। तो उसी का हमने यूज करके हमने ये निकाला है। तो आइए देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड है। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग किसका मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हम किसका मान ज्ञात करने के लिए करते हैं। तो देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन पहला है अज्ञात प्रतिरोध, दूसरा ऑप्शन अज्ञात शक्ति, तीसरा ऑप्शन है अज्ञात विद्युत धारा और चौथा अज्ञात वोल्टता। तो ये मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया था, मैंने अभी इस क्वेश्चन में पिछले वाले में क्या किया था, हमने एक अज्ञात प्रतिरोध निकाला था, क्या, अननोन रेजिस्टेंस। तो व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा क्या होता है, व्हीटस्टोन ब्रिज द्वारा हम अननोन यानी अज्ञात प्रतिरोध का
मान ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। क्या करते हैं? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही? आपका ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, अज्ञात प्रतिरोध। अज्ञात प्रतिरोध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर होगा। निम्न में से कौन सा किरचॉफ का नियम है? निम्न में से आपका कौन सा किरचॉफ का नियम है? आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका, क्या है पहला ऑप्शन? पहला ऑप्शन है सिग्मा ई बराबर सिग्मा ई बराबर सिग्मा आई आर। दूसरा ऑप्शन है आपका H बराबर आई स्क्वायर आर इन टी। सी ऑप्शन है आपका B इक्वल टू आई आर। और डी ऑप्शन है आपका P बट्टे क्यू बराबर आर बट्टे एस। तो किरचॉफ का नियम क्या होता है? किरचॉफ के दो नियम थे, हमें पता है किरचॉफ के दो नियम थे, एक करंट का एक वोल्टेज का। तो करंट वाले में क्या होता था? करंट वाले में होता था कि किसी जंक्शन पर आने वाली धारा, किसी जंक्शन पर आने वाली धारा का योग जंक्शन से बाहर जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। यानी इनकमिंग करंट का सम आउटगोइंग करंट के सम के बराबर होता है। या किसी जंक्शन पर मिलने वाली सभी करंटों का सम जीरो होता है। ये आपका किरचॉफ का करंट का नियम था। तो यहाँ पर कैसे होगा? I1 कौन सी करंट जा रही है? आर इनकमिंग है, I1 और I2, I1 प्लस I2 इक्वल टू I3 प्लस I4। यानी इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। ये तो करंट था। और वोल्टेज का नियम क्या था कि उसमें किसी भी क्लोज सर्किट में क्या होता है? ये हमारा कोई क्लोज सर्किट है, इस पर जो जितने भी हमारे सोर्स लग रहे हैं, मान लीजिए एक ये लग रहा, एक ये लग रहा, सभी ईएमएफ सोर्स का सम यानी E1 प्लस E2 जितने भी लग रहे हैं उतने का सम, इनको सम को बोल देते हैं हम सिग्मा ई का सम, उसके संगत प्रतिरोध यानी जो हमारे रेजिस्टेंस हैं, ये R1 है, ये R2 है, इसमें करंट आई जा रही है, इसमें उस संगत प्रतिरोध के में बहने वाली करंट के गुणनफल के बराबर होता है। तो क्या हो गया? ये करंट और रेजिस्टेंस के गुणनफल के योग के बराबर होता है। तो ये हो गया आपका वोल्टेज नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये क्या था? तो आपका आंसर कितना कौन सा सही हो गया? आपका आंसर तो यही सही हो गया, ये वाला, क्योंकि यही हमारा वोल्टेज किरचॉफ का वोल्टेज नियम है। किरचॉफ के वोल्टेज नियम को एक और कहते हैं, क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं हम कि किसी बंद परिपथ में कुल जो वोल्टेज होगा उसका सम जीरो होगा। यानी ये वोल्टेज इस रेजिस्टेंस की अप्रोच वोल्टेज, मान लीजिए कुछ इस दूसरे रेजिस्टेंस की अप्रोच वोल्टेज होगा, तो इन सब का सम क्या होगा? जीरो होगा। और आपको पता है किरचॉफ के वोल्टेज नियम को बोलते हैं हम ऊर्जा संरक्षण का नियम। क्या बोलते हैं? ऊर्जा संरक्षण का नियम। वोल्टेज लो, किरचॉफ वोल्टेज लो को बोलते हैं ऊर्जा संरक्षण, और करंट लो को बोलते हैं आवेश संरक्षण। क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण। ये आपका डिस्कशन हो गया एनर्जी कंजर्वेशन, चार्ज कंजर्वेशन। ये दूसरा ऑप्शन क्या होता है? दूसरा ऑप्शन है आपका जूल का नियम। क्या होता है? जूल का नियम होता है। जूल का नियम क्या होता है? किसी प्रतिरोध में बहने वाली करंट जो होती है वो हीट के स्क्वायर के समानुपाती होती है। क्या होती है? हीट के, उसमें प्रतिरोध में जो हीट उत्पन्न होगी उसके समानुपाती होती है। और
उस प्रतिरोध के समानुपाती होती है जिसमें करंट फ्लो हो रही है और समय के समानुपाती होती है, कितने समय तक करंट फ्लो हो रही है। तो ये हो गया आपका जूल का नियम। ये हो गया आपका V/I/R ओम का नियम, आपको पता ही है। ये हो गया व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन। ये हो गई आपकी कौन सी? व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन, जो मैंने आपको वही बताई थी, व्हीटस्टोन की बैलेंस कंडीशन। इसमें क्या होगा, ये आपका व्हीटस्टोन है, बैलेंस है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये P है, S है, ये R है, ये Q है, यानी इन दोनों का सम ऐसे करके PS इंटू QR, PS इंटू Q इजिकल टू Q इंटू R। ये होगी इसकी बैलेंस कंडीशन। क्या होगी इसकी बैलेंस कंडीशन व्हीटस्टोन की। आपके आशा करता हूं आपके समझ में आ रहा होगा। ये क्वेश्चन सीरीज आपकी बहुत ही बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि इसमें मैं पूरा डिटेल्स आंसर कर रहा हूं और जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इन क्वेश्चन के अलावा भी वो भी डिस्कशन कर रहा हूं। तो आप अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है आपका परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत है। परिवर्ती मान वाले प्रतिरोध का संकेत है। तो इसमें ऑप्शन ए आपका दे रखा है कुछ ऐसा, ए रेजिस्टेंस है, इस पर ऐसा एक एरो लगा दिया है। बी ऑप्शन है इसमें ऐसा बना हुआ है, इसमें भी एक ऐसा तीर लगा दिया है। सी ऑप्शन ए एंड बी, डी है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो परिवर्ती का मतलब होता है वेरिएबल। वेरिएबल मतलब उसको हम चेंज कर सकते हैं, तो चेंज कर सकते हैं। एक तो हमारा रेजिस्टेंस का सिंबल ऐसा होता है, कैसा होता है, ऐसा होता है। ये हमारा केवल रेजिस्टेंस है, क्या है रेजिस्टेंस। अगर मैंने इस पर ऐसा लगा दिया, ऐसा एरो लगा दिया, तो इसका मतलब हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस। क्या हो जाएगा वेरिएबल रेजिस्टेंस, यानी परिवर्ती प्रतिरोध। परिवर्ती प्रतिरोध जिसको हम बोल देते हैं रियोस्टेट, जिसको हम बोल देते हैं रियोस्टेट, और हिंदी में उसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। क्या बोलते हैं उसे? धारा नियंत्रक। इसको क्या बोलेंगे? धारा नियंत्रक। हिंदी में बोलते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं रियोस्टेट। रियोस्टेट तो ये आपको पता होनी चाहिए। और ये जो धारा नियंत्रण है, इसका जो वायर होता है ये बना होता है किसका? मैग्नीन का बना होता है। जो वायर जो बना होता है किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। किसका बना होता है? मैग्नीन का बना होता है। मैग्नीन का क्यों बनाते हैं? क्योंकि मैग्नीन का जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, वो क्या होता है? जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है, यानी इस पर ताप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। मैग्नीन पर, मैग्नीन पर ताप का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक और पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं यूरेका। क्या बोलते हैं? यूरेका। वो भी हमारे धारा नियंत्रक में यूज होता है, क्योंकि इसका भी टेम्परेचर कोएफिशिएंट जीरो होता है, यानी टेम्परेचर से इस पर रेजिस्टेंस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेसिकली जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। पॉजिटिव और नेगेटिव होता है, यानी टेम्परेचर बढ़ने पर जो हमारे मेटल होते हैं, टेम्परेचर बढ़ने पर उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, उनका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। और जो अर्धचालक होते हैं, सेमीकंडक्टर, उनका प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने पर घटता है, तो उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है नेगेटिव। उनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है नेगेटिव। तो हमारे इसमें क्या सुनता है, इसमें वेरिएबल की बात हो रही थी। इसमें क्या हो रहा था? वेरिएबल की। तो ये भी हमारा वेरिएबल है और ये भी हमारा वेरिएबल है। इसका आंसर हो जाएगा ए एंड बी। ए एंड बी। आपने देखा होगा एक क्वेश्चन से हमारे कितने क्वेश्चन डिस्कशन हो गए, एक क्वेश्चन से ही कितने क्वेश्चन डिस्कशन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। दिए गए परिपथ में आइए धारा का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपके केसीएल का है, किरचॉफ करंट लॉ का, जिसमें हमें करंट का मान निकालना है। आइए तो इसका हम बना लेते हैं। इसमें एक डायग्राम दिया है, ये हमारा कोई जंक्शन है, यहाँ से करंट ये आ रही है, ये करंट ये आ रही है, ये वाली करंट आ रही है 2 एम्पियर की, ये करंट जा रही है 4 एम्पियर की, और ये करंट जंक्शन की तरफ आ रही है 10 एम्पियर की,
ये करंट आ रही है 3 एम्पियर की, यानी इसमें जो करंट जा रही है I5 है, ये IA नहीं I5, इसका मान हमें निकालना है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। यानी क्या होता है, आने वाली करंट बराबर आने वाली करंट इनकमिंग करंट का सम बराबर आउटगोइंग करंट का सम। इनकमिंग कौन सी है, इनकमिंग है एक ये वाली इनकमिंग है जो जंक्शन की तरफ आ रही है, एक ये इनकमिंग है, एक ये इनकमिंग है जो जंक्शन की तरफ आ रही है। ये दोनों आउटगोइंग है। कौन सी आउटगोइंग है, इनकमिंग करंट है 2 एम्पियर, इनकमिंग करंट 3 एम्पियर और इनकमिंग करंट 10 एम्पियर, यानी तीनों करंट इनकमिंग है, तो तीनों का सम। आउटगोइंग करंट कौन सी है, इनकमिंग मतलब होता है जंक्शन की तरफ आने वाली, इनकमिंग मतलब जंक्शन की तरफ आने वाली, और आउटगोइंग कौन सी है, आउटगोइंग है 4 एम्पियर वाली आउटगोइंग है और I5 आउटगोइंग है, तो इनका सम 4 प्लस I5। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 15 इजिकल टू 4 प्लस I5 हो जाएगा 15 माइनस 4, I5 इजिकल टू 11 एम्पियर। क्या आ गया, 11 एम्पियर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका राइट है। तो आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आपका राइट है, यानी बी ऑप्शन आपका 11 एम्पियर राइट है। बी ऑप्शन आपका 11 एम्पियर राइट है। आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देखिए ये आपका क्वेश्चन जो स्क्रीन पर है ये ओम के नियम से रिलेटेड है। ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, तो आपका आप इसका आंसर देने की कोशिश करें, आप इसका आंसर देने की कोशिश करें। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से चालक का प्रतिरोध तथा चालक की लंबाई के बीच सही संबंध दर्शाता है। इसमें क्या है, इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ग्राफ हैं। मैं आपको ग्राफ यहाँ पर बना देता हूं। पहला ग्राफ आपका मूल बिंदु से जाता है, ये प्रतिरोध R है, प्रतिरोध है, ये लंबाई है। दूसरा ऑप्शन है आपका, ऐसा कुछ दे रखा है, ये प्रतिरोध, ये लंबाई। और तीसरा ऑप्शन आपका कुछ ऐसा है, ये प्रतिरोध, ये लंबाई, ये लंबाई। और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ओम का नियम आपको पता होगा, थोड़ा रिवाइज करा देता हूं। ओम का नियम होता है जब किसी कंडक्टर की फिजिकल कंडीशन यानी भौतिक अवस्था कौन सी होती है, भौतिक अवस्था, ताप, टेम्परेचर, वॉल्यूम यानी आयतन, ताप, आयतन, दाब, प्रेशर, जब ये आपकी भौतिक अवस्थाएं ताप, दाब, आयतन नियत होती हैं यानी फिक्स होती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो चालक में बहने वाली जो करंट होती है उसमें लगे वोल्टेज के समानुपाती होती है। क्या होती है, जो कार चालक करंट बहने वाली करंट है उस चालक से लगे हुए वोल्टेज के समानुपाती होती है। ये आपका ओम का नियम है। तो इस क्वेश्चन में से आपके क्या है, ओम के नियम में क्या होता है, ओम के नियम में होता है जो हमारी जो करंट और V और जो करंट आई है, वोल्टेज और जो करंट है इसमें चालक में बहने वाली, उसके बीच जो है एक ऐसा ग्राफ आता है। कैसा ग्राफ आता है, एक लीनियर ग्राफ आता है जिसे हम सरल रेखा बोलते हैं, सरल रेखा या स्ट्रेट लाइन आता है, क्योंकि क्या होता है दोनों एक दूसरे के समानुपाती होती है, इसलिए स्ट्रेट लाइन आता है। ये तो हो गया आपका ओम के नियम का ग्राफ। लेकिन इसमें क्या है, इसमें ये बी और आई है, इसमें क्या है, प्रतिरोध और लंबाई है। क्या है, सभी ऑप्शनों में प्रतिरोध और लंबाई है, वोल्टेज और करंट नहीं है। तो इसे हम कैसे करेंगे, देखिए आपको पता है R बराबर क्या होता है, रो L अपॉन A।
रो एल अपॉन ए। इससे क्या पता पड़ रहा है, आर प्रोपोर्शनल एल हो गया, आर प्रोपोर्शनल 1 अपॉन ए हो गया। इस समीकरण से आपको पता पड़ रहा है कि आर एल के समानुपाती भी है, एल के समानुपाती भी है, और आर प्रतिरोध एल के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इससे क्या पता रहा है, इससे है कि जो समानुपाती है, जो समानुपाती है, एक जो हमारी ज्यामिति में होती है x बराबर y बराबर mx प्लस सी, mx प्लस सी, ये इस तरह की एक इक्वेशन है, इस तरह की इक्वेशन। इसको हम ऐसे बना लें, r बराबर के एल कर लें, क्योंकि प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो क्या होगा, एक के आएगा, कोई कांस्टेंट आता के मान लिया मैंने, तो क्या हो गया के एल। आर यहाँ पर y है, क्योंकि y अक्ष पर है ये, तो y हो गया, के कांस्टेंट है, एल क्या होगा, एल लंबाई है, x अक्ष पर है तो इसे x मान लिया। यहाँ पर c हमारा है नहीं है, 0 है, तो इसे 0 मान लेते हैं। तो क्या होगा, ये हमारा एक ऐसा समीकरण हो गया, कैसा, y बराबर के एक्स। ये आपका समीकरण होता है, मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा का समीकरण होता है। मूल बिंदु से जाने वाली एक सरल रेखा का समीकरण होता है, मूल बिंदु से। तो मूल बिंदु से यहाँ पर कौन सा जा रहा है, हमारा मूल बिंदु से केवल यही जा रहा है, यही जा रहा है। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ये वाला राइट हो गया, ये वाला राइट हो गया। अगर यहाँ पर ये 0 की जगह कुछ और होता, 0 की जगह कुछ और होता, तो ये हमारा समीकरण ऐसे ना होगा, ऐसे होता, और ये कहीं ना कहीं कट रहा होता, ये ऐसे होता। जो हमारा ऑप्शन बी है वो कुछ ऐसे बनना होता। कब बनना होता, जब यहाँ पर कुछ सी आ जाता। सी क्या होता है, एक अंतःखंड की लंबाई होती है, जो यहाँ पर एक्स अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक की होगी, वाई अक्ष पर यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये अंतःखंड की लंबाई होती है। ये थोड़ा ज्यामिति का समझना होता है, मैं आपको ये पूरी डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप समझ जाएं, और क्वेश्चन कैसे भी घुमा फिरा के पूछ ले, आप उसका आसानी से आंसर दे सकें, आप उसका आसानी से आंसर दे सकें। तो ये आपका ऐसे हो गया। अब मान लीजिए आपका ऑप्शन, आपका ये आर और रेजिस्टेंस और क्षेत्रफल में पूछ लेता, रेजिस्टेंस और क्षेत्रफल में पूछ लेता, तो क्या होता, ये होता इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये एक आयताकार परवलय है, आयताकार परवलय का एक ये होता है समीकरण होता है, x बराबर के अपॉन वाई या y बराबर के अपॉन एक्स। ये क्या होता है, ये आपके आयताकार परवलय के समीकरण होते हैं, आयताकार परवलय के समीकरण होते हैं। तो यही हमारे में समीकरण में दे रखा है, r बराबर के अपॉन ए, यानी ये हो गया y और ये हो गया के अपॉन एक्स। क्योंकि मान लीजिए ये हमारा x अक्ष पे होगा, ये होगा y हमारी y अक्ष पे, तो ये हमारा समीकरण हो गया। तो ये किसका समीकरण है, आयताकार परवलय का, आयताकार परवलय, आयताकार परवलय का ये हमारा समीकरण होगा, आयताकार परवलय का समीकरण होगा। तो कैसा बनेगा, ये बन जाएगा ऐसा, और ये लंबाई नहीं होगी, फिर क्या होगा, ये आपका सी ऑप्शन है, ऐसा बनेगा, और लंबाई ना होगा, यहाँ पर होगा क्षेत्रफल, क्या होगा, क्षेत्रफल। और ये हमारा ग्राफ बनेगा आयताकार परवलय, इसको बोलते हैं आयताकार परवलय। आयताकार परवलय हो गया हमारा। परवलय तो ऐसा होता है, परवलय और आयताकार परवलय में अंतर होता है, मैं आपको समझाता हूं। आयताकार परवलय और परवलय में क्या होता है, परवलय हमारा ऐसे होता है, ये होगा या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, ये 4 तरह के हमारे परवलय होते हैं। और आयताकार परवलय जो मैंने पीछे बताया था ऐसा होता है। तो आशा करता हूँ आपका क्वेश्चन ये समझ में आया होगा, इतना मैंने डिटेल में इसका सॉल्यूशन दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको देखिए। ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ पर है, दूसरे नियम पर, किरचॉफ के दूसरे नियम का क्वेश्चन है। इसमें यह क्वेश्चन में किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, किरचॉफ के दूसरे नियम के अनुसार, मतलब किरचॉफ के दूसरा नियम कौन सा होता है, किरचॉफ का दूसरा नियम होता है वोल्टेज वाला, किरचॉफ वोल्टेज नियम। तो इसमें ऑप्शन है ईएफ का घटती योग 0 होता है, वोल्टेज ड्रॉप का घटती योग 0 होता है, वोल्टेज ड्रॉप का घटती योग प्लस ईएफ का घटती योग 0 होता है,
और ऑप्शन है वोल्टेज ड्रॉप का घटती योग माइनस ईएमएफ का घटती योग शून्य होता है। तो आपका ये ऑप्शन आपका इसमें कौन सा सही होगा, आप थोड़ा देखिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने समझाया था किरचॉफ वोल्टेज नियम। एक और बार थोड़ा समझा देता हूं। क्या होगा इसमें, तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, यहां से जो करंट निकलेगी लेगी आई, ये R1 है, ये R2 है। क्या है, R2। तो इसमें करंट जा रही है आई, इसमें करंट यही आई आएगी, तो इसमें क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा। पहला वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, I R1। दूसरा वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, IR2। वोल्टेज ड्रॉप ये हो गया, और ये हमारे ईएमएफ के सोर्स हैं। ये क्या, ईएमएफ सोर्स। तो E1 प्लस E2 यानी वोल्टेज ड्रॉप प्लस ईएमएफ सोर्स का सम बराबर क्या होता है, 0 होता है। ये हमारा होता है वोल्टेज किरचॉफ लॉ। तो आपका इसके अनुसार कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन सही हुआ सी। कौन सा होगा, सी। वोल्टेज ड्रॉप का योग, ये हो गया वोल्टेज ड्रॉप। क्या हो गया, ये वाला हो गया वोल्टेज ड्रॉप, और ये वाला हो गया आपका ईएमएफ का सम यानी योग। क्या हो गया, योग। बीजीय योग का मतलब होता है, ऐसे लगा दिया मैंने, तो ये हो गया बीजीय योग। मैंने आ गया IR यानी ये हो गया ड्रॉप का योग, ये हो गया ईएमएफ का योग। तो टोटल क्या हो गया, E सिग्मा E प्लस सिग्मा IR, ये हो गया ईएमएफ का बीजीय योग, ये हो गया ड्रॉप का बीजीय योग। तो आपकी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट के रिलेटेड में है ये क्वेश्चन आपका। पढ़िए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका, सेमीकंडक्टर के तापमान कोएफिशिएंट की परिभाषा है। सेमीकंडक्टर जो है, सेमीकंडक्टर के तापमान कोएफिशिएंट क्या है, सेमीकंडक्टर है, कंडक्टर है, सेमीकंडक्टर नहीं है। तो किसी कंडक्टर के तापमान कोएफिशिएंट की परिभाषा है। तो कोई कंडक्टर हमारा मान लेते हैं, ये है। आपको पता होगा कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है, ये मैंने कई बार आपको बता चुका हूं। कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट पॉजिटिव होता है। तो इसका होता है आपका जो मात्रा होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता। क्या होता है, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। क्या होता है, इसका टेम्परेचर कोएफिशिएंट का होता है। इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इसे हम करते हैं अल्फा से, इसे डिनोट करते हैं। और प्रति डिग्री सेंटीग्रेड इसका आंसर होता है प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ऐसे बोल दो या ऐसे बोल दो, प्रति डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके ऐसे ऑप्शन है। और इसका जो टेम्परेचर कंडक्टर का क्या होता है, कंडक्टर होता है पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और सेमीकंडक्टर का होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। और दो पदार्थ मैंने ऐसे बताए थे जिनका टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, 0 होता है। कौन कौन से बताए थे, एक बताया था मैंने यूरेका, एक बताया था यूरेका, और एक बताया था मैग्नीन। क्या बताया था, मैग्नीन। इन दोनों का टेम्परेचर कोएफिशिएंट 0 होता है, जिसका यूज हम रियोस्टेट को बनाने में करते हैं। इसका रेजिस्टेंस होता है R। मान लीजिए इसका रेजिस्टेंस R की कंडक्टर का, तो हम कैसे बोलेंगे, इसे बोलेंगे प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड, प्रति ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। यानी 1 ओम टेम्परेचर पर, 1 ओम वाले रेजिस्टेंस पर 1 डिग्री में कितना इफेक्ट पड़ रहा है। अगला क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब कितना करंट लेगा। यानी 40 वाट और 100 वोल्ट का ये बल्ब है हमारे पास, कितना है, पावर है उसकी 40 वाट। कितनी है,
40 वाट उसकी पावर है, और वोल्टेज कितने पे ऑपरेट हो रहा है, 100 वोल्ट पर। तो ये करंट कितनी लेगा, कितनी करंट लेगा। तो हमको पता है P बराबर, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है VI, क्या होता है, P बराबर VI। P हमें दे रखा है 40, V हमें दे रखा है 100। आई हमसे पूछिए तो सिंपल आप डिवाइड कर दीजिए 40 में 100 का, तो कितना आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 1 0 है तो 1 बार पॉइंट लग जाएगा, 0.4 कितना एम्पियर। तो इसका आंसर कौन सा आएगा, कौन सा ऑप्शन सही है, देखिए आपका ऑप्शन है आपका डी वाला सही, डी ऑप्शन डी 0.4 एम्पियर इज द राइट आंसर, राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है, आप इसको ढंग से समझ लीजिएगा। क्वेश्चन है एक हीटर का एलिमेंट है, एक हीटर का हीटिंग एलिमेंट नाइक्रोम तार से बना हुआ है, यानी हीटर का एलिमेंट है और नाइक्रोम का बना होता है, सभी को पता है किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना हुआ है, जिसका रेजिस्टेंस 1.1 ओम प्रति मीटर है। यानी हीटर का एक एलिमेंट है, हीटर एलिमेंट, किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ये नाइक्रोम का बना होता है। क्या दे रखा है इसमें, इसका नाइक्रोम का प्रतिरोध दे रखा है, इस तार का प्रतिरोध दे रखा है कितना, 1.1 ओम प्रति मीटर, 1.1 ओम प्रति मीटर। यदि हीटर की रेटिंग, हीटर की जो नाइक्रोम का तार है, जो हीटर हीटिंग एलिमेंट है, वो कितनी रेटिंग है, उसकी वोल्टेज है उसकी 220 वोल्ट है, 220 वोल्ट है। और इसकी हीटिंग की जो पावर है, पावर यानी शक्ति कितनी है, शक्ति दे रखी है इसने 1100 वाट, क्या देखिए 1100 वाट दे रखी है इसने शक्ति। तो इसकी आवश्यक तार की लंबाई पूछ रहा है इसमें, तो हमें ये जो हीटर है, हमें इसमें कितने तार को लगाना पड़ेगा, या कितने लंबे तार को इसमें लगाना पड़ेगा, जब उसमें क्या दे रखा हो, 1.1 यानी 1 ओम प्रति मीटर उसका रेजिस्टेंस हो उस वायर का, उस हीटर एलिमेंट को इतनी वोल्टेज 220 वोल्टेज दी जा रही हो, पावर इसकी 1100 ओम हो, तो उस हीटर एलिमेंट की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो लंबाई कैसे निकालेंगे, हमें 1 ओम प्रति मीटर, इसका मतलब है 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना रेजिस्टेंस है, 1.1 मीटर है, 1.1 ओम है। इससे हमने निकाल लिया कि 1 मीटर में रेजिस्टेंस कितना है, 1 मीटर में प्रतिरोध, 1 मीटर में प्रतिरोध कितना आ गया, 1.1 ओम आ गया। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, हमें लंबाई लगाने के लिए क्या चाहिए, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि 1 मीटर में तो हमें पता पड़ गया इतना ओम है, 1 मीटर में हमें निकालेंगे टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, P बराबर क्या होता है, V²/R होता है, V²/R, R बराबर हो जाएगा V²/P, V दे रखा है हमारा 220 वोल्ट, 220, और P हो जाएगा 1100 वाट। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए, 11 से 2 बार कट गया 22, तो ये हो गया 44 ओम, क्या हो गया 44 ओम। यानी जो हमारे पास तार है, जो नाइक्रोम का तार है, वो उसका जो टोटल रेजिस्टेंस है इतना आ गया, कितना आ गया 44 ओम आ गया। वो हमें पता है 1 मीटर में, 1 मीटर में कितना है 1.1 ओम है, 1.1 ओम, 1.1 ओम। तो हमें कितना चाहिए, हमें 44 ओम करने के लिए कितनी मीटर लंबा तार चाहिए, तो क्या करेंगे, इसमें कर देंगे हम 40 से मल्टीप्लाई, इसमें कर देंगे 40 से मल्टीप्लाई, यानी 40 मीटर वायर, 40 मीटर वायर कितना हो जाएगा, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 ओम आ जाएगा, कितना आ जाएगा 44 ओम। यानी 44 ओम के लिए कितना मीटर लंबा तार चाहिए, 40 मीटर लंबा तार हमको चाहिए। कितना चाहिए, आपको समझ में आया होगा। टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे किससे, V से और P से हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। सबसे पहले
ये दे रखा है हमें बी और पी, टोटल रेजिस्टेंस निकाल लिया और हमें ये हमको यहाँ से पता ही चल गया कितना 1 मीटर में प्रतिरोध कितना है 1.1 है 1 मीटर में इतना। तो जो हमारा 44 ओम है 44 ओम है वो कितने मीटर में आएगा, 44 ओम है वो कितने मीटर में आएगा, तो कितने में आएगा 40 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है 44 ओम, तो 40 मीटर तार की हमें आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन होगा आपका डी वाला ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही होगा, डी ऑप्शन राइट होगा 40 मीटर, क्या 40 मीटर आपका राइट आंसर होगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका ये न्यूमेरिकल है, आपकी स्क्रीन में दिख रहा होगा। क्वेश्चन है यदि एक 100 वाट 100 वोल्ट एक बल्ब है हमारा, एक बल्ब है 100 वाट 100 वोल्ट लैंप के सीरीज में 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब को सीरीज में जोड़कर 200 वोल्ट सप्लाई दी जाती है तो क्या होगा, तो क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है। यानी हमारे पास दो बल्ब हैं, कौन से बल्ब हैं, एक 100 वाट का है एक 40 वाट का है, दो बल्ब हैं। ये बल्ब है हमारा ये बल्ब ये 100 वाट और 100 वोल्ट का है, 100 वाट 100 वोल्ट का ये है, 40 वाट और 100 वोल्ट का ये है। इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया और सीरीज में जोड़कर इसको 220 वोल्ट 200 वोल्ट कितनी वोल्ट की सप्लाई दी है इसमें, क्वेश्चन में देखते हैं। क्वेश्चन में दिया है 200 वोल्ट की सप्लाई दी है इसमें, कितनी सप्लाई दिया 200 वोल्ट की, 200 वोल्ट की सप्लाई दे दी। अब आप ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है इसके, ऑप्शन है 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बी ऑप्शन है बल्ब पूरा प्रकाश देंगे। सी ऑप्शन है 100 वाट बल्ब 100 वाट और 100 वोल्ट बल्ब फ्यूज हो जाएगा। डी ऑप्शन है दोनों बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। तो आइए इसको देखते हैं हम। सबसे पहले हम दोनों जो बल्ब हैं इनके रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो इसका R1 मान लिया, इसका R2 मान लिया। R1 हो जाएगा क्या 20 स्क्वायर अपन पी हो जाएगा, 20 स्क्वायर है 100 into 100 पी 100, तो क्या आ गया 100 ओम, 100 से 100 कैंसिल, R1 आ गया इसका 100 ओम। इसका निकाल लेते हैं, इसका क्या होगा R2 मान लिया इसका 100 गुणा 100 अपॉन 40, तो ये आ गया 25 चौका 100, तो ये आ गया 250, क्या आ गया 250 ओम इसका रेजिस्टेंस आ गया। तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 250, इसका रेजिस्टेंस आ गया 100 ओम। तो हम देखते हैं इस पर वोल्टेज कितना जा रहा है और इस पर वोल्टेज कितना जा रहा है। तो हमने वोल्टेज डिवाइडर रूल पढ़ा था, तो इस पर जो वोल्टेज निकालने हैं, इस पर वोल्टेज पहले इस पर निकाल लेते हैं V1। इस पर वोल्टेज है टोटल वोल्टेज इनटू R1 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 350, 100 इसका है और 250 इसका है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2000 अपॉन 35। इसका भी निकाल लेते हैं V2 निकाल लेते हैं इसका, यानी टोटल वोल्टेज 100, इसका प्रतिरोध कितना था, इसका प्रतिरोध था 250 अपॉन 350, इससे ये कैंसिल 5 से 5 बार और 5 से 7 बार, तो ये आ गया 1000 5 से इसको काटे तो कितना आ गया 5 चौक 20,
यानी इसका जो हम प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आएगा, इसका प्रतिरोध आएगा 7 एकम 7 7 चौक 28 और 7 21, यानी इसका जो वोल्टेज आएगा लगभग 144 वोल्ट आएगा। जो इस पर वोल्टेज आएंगे लगभग 144 वोल्ट आएंगे, 143। इस पर वोल्टेज कितने आएंगे, इस पर वोल्टेज आएंगे 7 को 35, इस पर वोल्टेज आएंगे लगभग 57 वोल्ट। कैसे आएंगे, 57 वोल्ट। सिंपल मैंने क्या किया है इसमें, मैंने इसका रेजिस्टेंस निकाल लिया P बराबर V² से, ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, दोनों का रेजिस्टेंस निकाल लिया और फिर निकाल लिया मैंने ऐसा क्यों किया है, मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि आपके ऑप्शन में ऑप्शन दिए हैं 2 फ्यूज होने वाली कंडीशन, बल्बों की फ्यूज होने वाली कंडीशन दी है। तो फ्यूज बल्ब कब होगा, फ्यूज बल्ब जब होगा जब इस वोल्टेज हमको वोल्टेज इस पर 100 से ज़्यादा चले जाएंगे, 100 से ज़्यादा वोल्टेज इस पर चले जाएंगे। 100 से ज़्यादा मतलब इतना ज़्यादा कि 105 पर तो लगभग कुछ होगा नहीं, लेकिन 105 से ज़्यादा इस पर वोल्टेज चले जाएंगे तो क्या होगा, ये बल्ब फ्यूज हो जाएंगे। कोई सा फ्यूज हो सकता है, यानी ये 100 वोल्ट का है, ये भी 100 वोल्ट का है। इस पर 100 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चलेगा तो ये फ्यूज हो सकता है, इस पर 100 वोल्ट से ज़्यादा वोल्टेज चलेगा तो ये फ्यूज हो सकता है। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने इसमें वोल्टेज डिवाइडर लगाया। वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है, टोटल वोल्टेज, जिसका टोटल वोल्टेज कितना हमारा 100 वोल्ट है, टोटल वोल्टेज, और जिसके वोल्टेज निकालने हैं, जिसके लिए वोल्टेज निकालने हैं उसका प्रतिरोध कितना निकाला था 100, उसका प्रतिरोध बट्टी में टोटल प्रतिरोध। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो लगभग कितना आ रहा है, 57 वोल्ट आ रहा है। इसका वोल्टेज कितना आ गया, 57 वोल्ट आ गया लगभग। आप डिवाइड करके देखना, लगभग इतना आएगा, पॉइंट वगैरह में आएगा। अगर इसका मैंने वोल्टेज डिवाइड किया, टोटल वोल्टेज कितना है 200, जिसके हमें वोल्टेज निकालने हैं उसका प्रतिरोध कितना 250, इसका 250 निकाला अपन टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में, इसलिए 100 और 150, 100 250 350। ये मैं डिवाइड करके देखा तो इसमें क्या आ रहा है, 143 आ रहा है, 143 इसका वोल्टेज आ रहा है, 143 लगभग आ रहा है, और इसका वोल्टेज है 100। तो क्या होगा, ये वाला बल्ब का फ्यूज हो जाएगा। ये वाला जो 40 वाट का बल्ब है, 40 वाट वाला बल्ब, 40 वाट वाला बल्ब क्या हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। ये फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि फ्यूज हो जाएगा क्योंकि वोल्टेज निकालने पर इसमें वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, इस पर वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं, तो ये आपका फ्यूज हो जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन होगा पहला वाला सही, यानी 40 वाट 200 वोल्ट वाला बल्ब फ्यूज हो जाएगा। ये आपका जलता रहेगा कितनी वोल्टेज पर, 57 वोल्टेज पर। थोड़ा लो जलेगा क्योंकि इस पर वोल्टेज कम मिल रहे हैं, ये थोड़ा लो जलेगा। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 40 वाट 100 वोल्ट बल्ब फ्यूज हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप आशा करता हूँ आपकी समझ में आया होगा। तो आज के सेशन को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और इसी तरह के सेशन को और आगे के लिए कंटिन्यू करने के लिए, हमें और मोटिवेट करने के लिए हमारे सेशन को ज़्यादा शेयर करिए। और आप हमारे सेशन पर नए हैं तो सेशन को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, धन्यवाद।